कमरे में सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था जैसे वक्त थम सा गया हो। दीवार पर टंगी हुई घड़ी की टिक टिक खामोशी को और गहरा कर रही थी। पर्दे आधे खुले थे, जिनसे हल्की धूप अंदर आकर कालीन पर एक नरम सा अक्स डाल रही थी। शाहनवाज खान अपनी मखसूस सीट पर टेक लगाए बैठे थे। आंखों में गहरी सोच की परछाइयां थीं। उन्हें देखकर मालूम हो रहा था कि वह किसी गहरी फिक्र में डूबे हुए हैं। कुछ ही लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला और सुल्तान खानजादा अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा, लंबा, चौड़ी जिस्मत और कसरती जिस्म। उसके अंदर आते ही हवा में एक बोझ सा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर आया और उसकी नज़रें फौरन दादाजी पर टिक गईं, जो खामोश, गुमसुम, किसी उलझन में डूबे बैठे थे। सुल्तान उनके करीब आया, धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गया और मुलायम आवाज़ में सलाम करते हुए बोला, क्या हुआ जनाब? इतनी खामोशी क्यों है? सब खैरियत तो है? आप काफ़ी परेशान मालूम हो रहे हैं। हुक्म करें, क्या टेंशन है? शाहनवाज खान ने नज़र उठाकर उसे देखा। आंखों में शफकत तो थी, मगर साथ ही एक गहरी संजीदगी भी। हल्की मुस्कान लबों पर आई, मगर फौरन दब गई। गहरी सांस लेकर बोले, खैरियत है बेटा, बस सोच रहा हूं कि अब वक्त आ गया है। अगर अब भी देर की तो मुनासिब नहीं होगा। सुल्तान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, किस बात का वक्त? आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अगर कोई बात है तो बेझिझक कहिए, मैं हूं आपकी परेशानी हल करने के लिए। शाहनवाज खान जरा सीधे होकर बैठे और गहरी नज़रों से देखते हुए बोले, हाँ, एक बात की टेंशन है। खानदान की रवायतें मुझे कायम रखनी हैं और इस खानदान को जोड़कर रखना है। कब आंख बंद हो जाए और मैं अपने परवरदिगार के पास चला जाऊं, बेहतर है कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए। मैं चाहता हूं कि अब तुम घर बसा लो। आगे जाकर तुम्हें ही सारा निज़ाम संभालना है, हर रवायत को कायम रखना है, इसलिए वक्त पर शादी होना ज़रूरी है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। उसने नज़रें झुकाईं और संजीदगी से बोला, जनाब, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। अभी तो कारोबार सेट किया है। शादी की झंझट इंसान को टेंशन में डाल देती है। शाहनवाज खान ने सवालिया नज़रों से देखा और बोले, क्यों? आखिर कब तक? तुम्हारे बाप का कारोबार मौजूद था, फिर हमारी इतनी ज़मीनें तुम्हारे नाम हैं। अगर कारोबार में कहीं चूक भी हो जाए तो तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। सब संभाल सकते हो, तो शादी से क्यों भाग रहे हो? वजह दो। सुल्तान ने होंठ काटे, फिर धीरे से बोला, असल बात शादी से भागने की नहीं है। जिसे मैं चाहता हूँ वह अभी बहुत कम उम्र और नासमझ है, इसलिए अभी शादी का फैसला मुमकिन नहीं। इंसान शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार करता है। बेहतर है कि फैसला अपनी पसंद के मुताबिक किया जाए, ताकि बाद में कोई टेंशन ना हो। यह सुनकर शाहनवाज खान के चेहरे पर तजस्सुस उभरा। वह जरा झुककर बोले, तो फिर बताओ बेटा, कौन है वह? अगर हमारी रवायतों पर पूरी उतरी तो हम जरूर उस लड़की की तरफ ध्यान देंगे। अब हम चाहते हैं कि तुम घोड़ी चढ़ जाओ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेहतर है मेरी जिंदगी में तुम्हारी शादी हो जाए। सुल्तान तड़प कर बोला, खुदा न करे आपको कुछ हो। खुदा आपका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रखे। दादाजी हल्के से मुस्कुराए। कमरे का माहौल और गहरा हो गया था। सुल्तान की खामोशी जैसे हजार बातें कह रही थीं। आखिरकार उसने धीरे से कहा, वह कोई अजनबी लड़की नहीं है, बल्कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। जब से मोहब्बत का मतलब समझा है, मैंने उसे चाहा है। शाहनवाज खान ने गौर से देखा। सुल्तान गहरी सांस लेकर बोला, एजल, चाचा की बेटी। मैंने बचपन से उसे चाहा है, बहुत मोहब्बत की है। मैं जानता हूँ ये आपके लिए हैरान करने वाली बात होगी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। यह सुनते ही शाहनवाज खान की आंखों में चमक आ गई, जैसे बरसों की मुराद पल भर में पूरी हो गई हो। वह कुर्सी से आगे झुकते हुए खुशी से बोले, क्या कहा तुमने? एजल या खुदा? ये तो हमारी मन की मुराद पूरी हो गई। हम तो उसे ही तुम्हारी दुल्हन बनाना चाहते थे। अगर हमारी एजल तुम्हारी बीवी बनेगी तो हमारा खानदान जुड़ा रहेगा। जितने तुम समझदार और सलीकाशार हो, तुम हमारी झल्ली सी पोती को संभाल लोगे। उनकी आवाज़ खुशी से चहक रही थी। सुल्तान ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, क्या मतलब दादाजी? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। क्या आप पहले से ही इसी बारे में सोच रहे थे या फिर कोई और बात है? आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे साफ साफ बताइए। शाहनवाज खान मुस्कुराए। इस बार उनकी आंखों में फख्र भी था और सुकून भी। वह उसे देखते हुए बोले, हाँ बेटा, हमने दिल ही दिल में तुम्हारे लिए एजल को ही सोचा था, मगर कभी मौका नहीं मिला कि तुमसे ये बातें करते। लेकिन आज तुमने खुद वही नाम लेकर हमारे दिल को खुश कर दिया है।
मैं हमेशा घबराता था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, मगर यकीन नहीं आ रहा कि जो हमने सोचा था वही तुमने अपने लिए चुना है। सुल्तान के होठों पर बेख्तियार मुस्कान उभरी। वह हैरत और सुकून के बीच झूलता हुआ बोला, लेकिन दादाजी, वह अभी बहुत छोटी है, बिल्कुल नासमझ। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। अपनी ही दुनिया में खोए रहना उसे पसंद है। शाहनवाज खान हंस पड़े। पहली बार कमरे की संजीदगी टूटी। वह बोले, छोटी कहाँ है बेटा, पूरी 19 साल की हो गई है। यही तो वक़्त है शादी का। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा पोता दिल से उसी को चाहता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मेरी हालत कैसी है। सुल्तान की आंखों में नरमी झलकी, जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। वह झुककर बोला, तो फिर आप वाकई इस रिश्ते के हक में हैं? शादी जल्दी करने का इरादा है या अभी सोचेंगे? शाहनवाज खान ने पूरे यकीन से सिर हिलाया और बोले, हक में नहीं बेटा, हम तो आज ही घर में बात करेंगे। ये रिश्ता फौरन तय करेंगे और शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। जिंदगी इतना हसीन मौका हर किसी को नहीं देती। सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। वह कुर्सी से उठकर दादाजी के गले लग गया। दोनों के दिलों में एक अनोखा सुकून उतर चुका था। कमरे की खामोशी जो पहले बोझिल थी, अब खुशी की सरगोशियों से भर गई थी। मगर किसी को क्या मालूम था कि जिस गठरी की यहाँ बात हो रही थी, वह कैसे हंगामे खड़े करने वाली है। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी जैसे जश्न मना रही थी कि एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। उधर ऐजल के कमरे में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे, जिनसे बाहर बाग की हरियाली झांक रही थी। कमरे के एक कोने में टीवी चल रहा था और स्क्रीन पर रंग बिरंगे कार्टून किरदार नाचते खेलते नजर आ रहे थे। ऐजल बेड पर टांगे मोड़े बैठी थी, हाथ में कुशन था और वह पूरी दिलचस्पी से प्रिंसेस कार्टून देख रही थी। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मासूम मुस्कान थी, जैसे अब भी बचपन की दुनिया में गुम हो। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा जोर से खुला और जीनत बेगम अंदर दाखिल हुईं। चेहरे पर सख्ती और आवाज़ में झुंझलाहट थी। ऐजल, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? पूरा कमरा उसके कपड़ों से बिखरा पड़ा था। कई नॉवेल्स स्टडी टेबल पर खुले हुए थे, कुछ तो आधे फटे भी थे। बेड पर चिप्स बिखरे हुए थे। सब कुछ अस्त व्यस्त था। वह और बोली, 19 बरस की हो गई हो, शादी की बातें घर में चल रही हैं और तुम अब तक बच्चों के कार्टून देख रही हो, और ये क्या हाल है कमरे का? अगर कोई आ जाए तो क्या सोचेगा कि लड़की कितनी बदतमीज़ है। तुम मेरी नाक कटवा कर रहोगी। भाभी के बेटे को देखो, कितनी जल्दी कारोबार जमा लिया और अब उससे रन कर रहा है, और एक तुम हो जिसे अपने बाल तक संवारने नहीं आते। उन्होंने उसके बिखरे हुए बालों पर तंज कसते हुए कहा। ऐजल चौंक कर पीछे हटी, मगर जल्दी से कुशन सीने से लगाकर टीवी की तरफ देखती हुई बोली, मम्मा शोर मत कीजिए ना, देख नहीं रही हैं? पूरा सीन खराब हो जाएगा। अभी देखिए, शहजादा अपनी शहजादी को बचाकर ले जाएगा। और आपको पता है इस कार्टून का विलन बिल्कुल छोटे खान जैसा है, हर वक्त गुस्से में रहता है। आई, जीनत बेगम ने गुस्से से हाथ कमर पर रखे और घूरते हुए बोली, शर्म करो, जितना लायक वह है उसके जैसा हजारों में भी ढूंढना मुश्किल है। और रही तुम्हारे इस शहजादे की बात, 2 दिन दूर नहीं जब तुम्हारा शहजादा तुम्हें डंडे मारेगा। कुछ होश है तुम्हें? घर गृहस्थी सीखो, किचन में आओ, नीचे खाना सीखो। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? इंटर पास किया है तुमने, वह भी कितनी मुश्किल से। ये मेरा खुदा ही जानता है। भला हो सुल्तान का जो तुम्हें वक्त वक्त पर पढ़ा दिया करता था, वरना तुम तो इतनी निकम्मी हो कि इंटर में भी फेल हो जाती। और किसने तुम्हें छोटी कहा है? पूरी 19 साल की हो चुकी हो। दादाजी तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। नीचे सब बैठे हैं और तुम यहाँ कार्टून में गुम हो। कोई ख्याल है तुम्हें? ऐजल की आंखों में डर और परेशानी झलकने लगी। उसने कुशन को और जोर से सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया से छुपना चाहती हो। शादी? नहीं मम्मा, आप उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। मुझे शादी विवाह कुछ नहीं करना। आप जाइए ना, प्लीज। क्यों टेंशन देने ऊपर आ गई हैं? चैन से जीने भी नहीं देती आप मुझे, और अब ये नई मुसीबत की खबर दे रही हैं। शादी तो समझदार लड़की करती है और मैं अभी उतनी समझदार नहीं हुई हूं। जीनत बेगम आगे बढ़ीं और रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वह उसे देखते हुए बोलीं, ये नखरे और जिद कब तक चलेंगी ऐजल? नीचे चलो, किचन में काम सीखो। अब बचपने से निकलने का समय आ गया है। मैं नहीं चाहती कि ससुराल जाकर तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो रही हो।
एजल की आंखों में आंसू भर आए। उसने रिमोट वापस छीना चाहा मगर नाकाम रही। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मम्मा, आप क्यों नहीं समझती? मुझे ये सब नहीं करना। मुझे शादी से डर लगता है। मैं कार्टून देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। आप क्यों मेरा चैन बिगाड़ती हैं? मुझे मेरी दुनिया में गुम रहने दीजिए। हकीकत की तलखियाँ बहुत जालिम हैं। ज़ीनत बेगम सब्र खोकर तेज़ लहजे में बोलीं, डर लगता है? यही डर तो ख़त्म करना है। ज़िंदगी खेल तमाशा नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें घर बसाना है। इस ज़िद से कुछ नहीं होगा। और मुझे भी तुम्हें घर बसाते हुए देखना है। पूरा ख़ानदान तुम्हारे बारे में बातें करता है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी यही सब बातें सुनने को मिलें कि मेरी बेटी बेवकूफ़ है और अपनी बेवकूफ़ी में अपना घर तक बर्बाद कर बैठी। एजल रोहान सी आवाज़ में बोली, मैं नहीं करना चाहती शादी। आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं अभी बच्ची हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपनी दुनिया अच्छी लगती है। शहज़ादियाँ, कहानियाँ, कार्टून, बस। वह बिस्तर पर मुंह छुपाकर लेट गई और रोने लगी। ज़ीनत बेगम ने एक पल खामोशी इख्तियार की, मगर फिर सख्ती से बोलीं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मानना ही पड़ेगा। चलो, नीचे आओ। सबके सामने ऐसे नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे। एज़ल ने रोते हुए कुशन में मुंह छुपाया और चीख कर बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आप जाइए मम्मा, प्लीज़ जाइए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ज़ीनत बेगम ने गहरी सांस ली, सिर झटका और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके कमरे से निकल गईं। एज़ल अकेली रह गई। उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगोते रहे। उसके नन्हे दिल में शादी का डर और गहरा हो चुका था और वह बचपन की दुनिया को थामे रखने के लिए जिद पर जिद करती जा रही थी। इस बात से अनजान कि दुनिया के ये सख्त लोग उसे हकीकत की तलखियों में अब धकेल देना चाहते हैं। रात की खामोशी घर के बड़े कमरे में भी अपनी पकड़ जमा चुकी थी। छत पर लटकी रोशनी हल्की सी मध्यम थी, जिसके नीचे सोफों पर शाहनवाज खान का पूरा खानदान बैठा था। कमरे में एक घरेलू सुकून था, मगर साथ ही एक संजीदगी भी छाई हुई थी। दादाजी अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। सामने मेज पर रखा हुक्का धीरे धीरे खींच रहे थे। उनके इर्द गिर्द बड़ा बेटा असगर खानजादा और बहू मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ छोटा बेटा रहमान खानजादा और उनकी पत्नी थीं। सबकी नज़रें दादाजी पर टिकी थीं। उनका अचानक सबको कमरे में इकट्ठा करना दोनों परिवारों को परेशान कर गया था। शाहनवाज खान ने हुक्का एक तरफ रखते हुए साफ लहजे में कहा, मैंने आज तुम सबको एक अहम फैसले के लिए इकट्ठा किया है। वक्त आ गया है कि एक बड़े फैसले पर बात हो जाए। जिंदगी किसी को मौका नहीं देती। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को उनके घर का कर दो और मैं भी देखना चाहता हूं अपने पोते और पोती की शादी। रहमान साहब ने पहलू बदला। वह हमेशा इस जिक्र से कतराते आए थे। शाहनवाज खान ने आगे कहा, हम सोच रहे हैं कि सुल्तान और एजल का रिश्ता तय कर दिया जाए। ये बचपन का रिश्ता है जो अब वक्त रहते तरीके से तय हो जाए। दोनों की उम्र हो चुकी है। सुल्तान अपना कारोबार मजबूत कर चुका है और हमारी लाडो इंटर कर चुकी है। यही वक्त है कि हम इनका घर बसा दें ताकि आगे जाकर ये दोनों एक दूसरे को समझ सकें। हमने सुल्तान से पूछ लिया है। उसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह मुतमिन है और एजल को लेकर काफ़ी खुश है। यह सुनते ही कमरे में पल भर को खामोशी छा गई। रहमान खानजादा ने नज़रें झुकाईं, फिर संजीदा लहजे में बोले, बाबा, लेकिन एजल अभी बहुत छोटी है। वह शादी के नाम से ही घबरा जाती है। अभी तो बचपना ही खत्म नहीं हुआ उसका। शाहनवाज खान ने सब्र से सिर हिलाया, मगर आवाज़ में ठहराव था। वह बोले, रहमान, हर लड़की शुरू में यही करती है, डरती है, घबराती है। मगर ये सब माँ के हाथ में होता है कि वह बेटी को समझाए और तैयार करे। आखिर कब तक अपनी बेटी को बैठाकर रखोगे? वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज सुल्तान तुम्हारी बेटी की तरफ देख रहा है। कल अगर कोई और पसंद आ गया तो ये बेहतरीन रिश्ता तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बेटी वालों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बेहतरीन मौका बार बार नहीं मिलता। रहमान साहब के जवाब देने से पहले ही असगर खानजादा बोल उठे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और लहजे में नरमी। और फिर कौन सा हम तुम्हारी बेटी पर कोई जुल्म करने जा रहे हैं? वह मेरी भतीजी है, हमारी लाडली है। मेरी बहू बनकर भी वह इसी घर की बच्ची रहेगी। हम उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? महाविश बेगम ने अपने शौहर की बात की तायद में आगे कहा, जी हाँ रहमान भाई, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एजल हमारी बेटी की तरह है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वह खुश न रहे। आपका दिल मुतमिन होना चाहिए। मैं तो कब से उसके सपने सजाकर बैठी हूँ, मगर सिर्फ यही सोचकर कुछ नहीं कहती थी कि जब बड़ों का हुक्म नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन अगर बाबा ये चाहते हैं तो बेहतर है कि हम इस बारे में सोचें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह रिश्ता मुबारक साबित होगा। रहमान साहब ने एक लम्हे को गहरी सोच में सर झुकाया। जीनत बेगम की नज़रें उन पर जमी थीं, जैसे वे उनके फैसले का इंतज़ार कर रही हों। आखिरकार रहमान साहब दबे लहजे में बोले, अगर आप सबका यही ख्याल है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं सिर्फ उसकी आदतें सोचकर मना कर रहा था, वरना सुल्तान जैसा दामाद किस कमबख्त को नहीं चाहिए होगा। जीनत बेगम फौरन बात काट कर बोलीं, मगर इस बार उनकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश भी थी। लेकिन ऐज़ल को तैयार करना आसान नहीं होगा। वह अभी शादी के जिक्र से ही रो पड़ती है। आज सुबह भी मैं उसको डांट रही थी तो बिला वजह रोना शुरू हो गई थी। शाहनवाज खान शफकत भरे लहजे में बोले, ये तुम्हारा काम है जीनत। माँ अपनी बेटी को सब समझा सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वह भी राजी हो जाएगी। जब हम सब साथ होंगे तो उसके दिल का खौफ भी दूर होगा और वह हमारी आंखों के सामने होगी। तुम चलते फिरते भी उसे संभाल सकती हो। असगर खानाजादा फिर परजोश अंदाज में बोले, बिल्कुल, और यह रिश्ता हमारे खानदान के लिए बरकत लाएगा। हम सब एक दूसरे से और करीब हो जाएंगे। महविश बेगम खुशी से बोलीं, मैं तो कल ही तैयारियों का सोचना शुरू कर दूंगी। घर में रंग भर जाएंगे। यह दिन सबके लिए खुशी का पैगाम लाएगा। रहमान साहब ने बीवी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, जीनत, अब सब यही चाहते हैं, हमें भी मान जाना चाहिए। जीनत बेगम ने खामोशी से सर झुकाया, फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराईं। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुईं और बोलीं, ये खुशी का मौका है, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। ऐसी बात पर तो मुंह मीठा होना ही चाहिए। उन्होंने माहौल को खराब होने नहीं दिया था, लेकिन दिल बहुत परेशान था। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। जो लम्हा भर पहले संजीदा था, अब खुशी की सरगोशियों से भर गया था। असगर खानजादा और रहमान खानजादा के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। महाविश बेगम भी शोखी से बोलीं, अब तो घर में गहमा गहमी शुरू होगी। शाहनवाज खान सबकी तरफ देखकर मुतमिन अंदाज में बोले, हाँ, यही तो चाहता था मैं, कि सब एक साथ हों, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। अब खुदा खैर करेगा। जीनत बेगम कमरे से बाहर निकल गईं। बाकी सबके चेहरों पर एक इत्मीनान और खुशी की झलक थी। रात के उस पुरसुकून लम्हे में घर के मुस्तकबिल के ख्वाब तय पा चुके थे और कमरे की फजा में जैसे एक नए सफ़र की खुशबू फैल गई थी। दोपहर की नरम धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। हवा में सुकून तो था, मगर ऐज़ल के कमरे में शोखी झलक रही थी। वह फर्श पर बैठी, सामने रंगों का डब्बा खोले हुए कागज़ पर दिलकश तस्वीरें बना रही थीं। कभी नीला रंग हाथ लेती तो कभी लाल। वह अपने ही तसव्वुर की दुनिया में खोई हुई थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और जीनत बेगम अंदर दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर उलझन भी थी और सख्ती भी। वह कुछ देर बेटी को देखती रहीं, फिर झुंझलाकर बोलीं, ऐजल, ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। बाद में कर लेना जो तुम कर रही हो। उनका अंदाज उलझा उलझा था। रात हुए फैसले से वह मुतमिन तो थीं, मगर अपनी बेटी की तरफ से उनका दिमाग बन नहीं पा रहा था। ऐजल ने माथे पर बल डाले और बेजारी से बोली, अब क्या हो गया ना अम्मी? आप क्यों बार बार मुझे परेशान करती हैं? मुझे अपनी ड्राइंग करने देना। कल भी आपने मुझे कितनी बातें सुनाई थीं। जीनत बेगम आगे बढ़कर उसके करीब बैठ गईं। आवाज़ में नरमी लाने की कोशिश की, मगर साथ ही संजीदगी झलक रही थी। वह बोलीं, देखो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही डांटती हूँ। मेरा इरादा तुम्हारी तजलील करना नहीं होता, सिर्फ तुम्हें हालात का सामना करने का सबक देना होता है। और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि तुम्हें कुछ बातें समझा दूँ। तुम्हारी उम्र खेलने की नहीं रही अज़ल, तुम्हें ये बात समझनी होगी। जितनी खूबसूरत तुम दुनिया को समझते हो मेरी जान, उतनी खूबसूरत ये दुनिया नहीं है। यहाँ के हालात बेहद पेचीदा हैं। बेटियां पराए घर की अमानत होती हैं। हम माँ बाप उनका हाथ थामकर एक दिन रुखसत कर देते हैं, और तुम्हारे लिए भी मेरा यही ख्याल है। ऐज़ल ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। रंगीन पेंसिल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे क्यों डरा रही हैं? मेरे बारे में इस तरह का कोई ख्याल आप अपने जहन में नहीं लाएं। मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। कितने सालों से पढ़ाई में उलझी हुई थी, अब निजात मिली है तो सुकून हो रही हो, मगर न जाने क्यों तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र सताती रहती है। तुम्हारी कौन सी 10 से 12 बेटियां हैं? सिर्फ एक ही तो बेटी हूँ मैं, ये भी तुम्हें बोझ लगती हूँ अम्मी? जीनत बेगम ने गहरी सांस ली और साफ लहजे में बोलीं, ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितनी प्रैक्टिकल औरत हूँ।
दरअसल मैं तुम्हारे पास आज इसीलिए आई हूं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये दिन हर लड़की पर आता है और अब तुम्हारी बारी है। एजल के मुंह से दबी चीख निकली। वो एकदम खड़ी हो गई, आंखें फैल गईं और आवाज में कंपन आ गया। वो बोली, क्या? आपका मतलब क्या है अम्मी? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मेरी मर्जी पूछे बिना? मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मजाक कर रही हैं ना? जीनत बेगम ने सख्ती से उसका हाथ थामा और बोली, एजल, ये बातें जिद से तय नहीं होती। माँ बाप तुम्हारे भले के लिए ही सोचते हैं। हम तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं? जिंदगी हर शख्स को इस दौराहे पर खड़ा करती है और अब तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। इस तरह रिएक्ट करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। एजल रोते हुए बोली, किससे शादी करवा रही हैं आप मेरी? बताइए तो सही। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मजाक कर रही हैं ना? सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं? जीनत बेगम ने बेटी के आंसू देखे मगर लहजा मजबूत रखा। ऐसे मजाक नहीं किए जाते, और तुम्हारी शादी कहीं और नहीं हो रही। तुम आराम से अपने कमरे से उठकर सुल्तान के कमरे में जा सकती हो। हमने तुम्हारी शादी सुल्तान से तय कर दी है। तुम उसके साथ खुश रहोगी और मेरी आंखों के सामने रहोगी। एजल ने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। जिस बात का डर था वो हकीकत बन चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, नहीं अम्मी, ऐसा मत कीजिए। मुझे शादी से बहुत डर लगता है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं अभी नहीं कर सकती, मैं दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं हूँ। जीनत बेगम ने उसे संभालते हुए बोला, शादी से डरने की आखिर वजह क्या है? इतना खौफ क्यों है तुम्हें? बताओ मुझे ताकि हल निकले। मगर एजल हिचकियों के बीच बस इतना ही बोल पाई, मैं नहीं बता सकती, बस मुझे डर लगता है। मैं शादी नहीं करूंगी। जीनत बेगम ने फैसला सुनाते हुए कहा, एजल, ये डर और ये जिद किसी काम की नहीं है। तुम्हें मानना ही होगा। तुम्हारी शादी इसी से होगी और किसी भी कीमत पर मैं ये फैसला नहीं बदलूंगी। सुल्तान जैसा दामाद हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम्हें वो तुम्हारी ही किसी नेकी के बदले मिला है। मैं तुम्हारी जिंदगी अब आगे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुम किसी और घर जाओगी तो वहां तुम जी नहीं पाओगी। एजल हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, अम्मा, मैं मिन्नत करती हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं नहीं चाहती उनको, मुझे चैन से रहने दीजिए। जीनत बेगम ने उसके हाथ हटाए और खड़ी हो गईं। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी बार पलटकर बोलीं, तुम चाहे जितना रो लो, लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। तुम सुल्तान की दुल्हन ही बनोगी। बस यही आखिरी फैसला है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही एजल कमरे में अकेली रह गई। उसके हाथों से रंगीन पेंसिलें ज़मीन पर बिखर गईं। कागज़ पर अधूरी ड्राइंग जैसे उसकी टूटी हुई ख्वाहिशों की तस्वीर हो। वो घुटनों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी और धूप की किरणें जो पहले कमरे में खेल रही थीं, अब उसके आंसुओं में डूब गईं। किचन में दोपहर की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। काउंटर पर सब्जियां रखी थीं और चूल्हे पर हांडी धीमी आंच पर पक रही थी। डाइनिंग टेबल के एक कोने पर जीनत बेगम गुमसुम बैठी थीं। उनके चेहरे पर थकान और किसी बोझ की झलक साफ थी। तभी कदमों की आहट हुई और महविश बेगम अंदर आईं। हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आईं, लेकिन जीनत को यूं देखकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो पास आकर बोलीं, जीनत, ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है? बड़ी परेशान लग रही हो। जीनत बेगम ने नजरें चुराते हुए मुस्कुराहट बनाई, नहीं भाभी, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है, रात देर से सोई थी। महविश ने उनका हाथ दबाते हुए कहा, नहीं जीनत, मुझसे सच कहो। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि कुछ दिल में दबाया हुआ है। हमने तो कभी जेठानी देवरानी का रिश्ता रखा ही नहीं, हमेशा बहनों जैसा साथ दिया है। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? जीनत का गला भर आया। कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल बहुत भारी है। कल जब मैंने एजल से रिश्ते की बात की तो वो बुरी तरह रो पड़ी थी। उसने तो साफ कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती। न जाने किस बात का डर उसके दिल में बैठा हुआ है। वो सिर्फ सुल्तान से ही नहीं, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। बेवजह इतनी डर जाती है कि जिसकी हद नहीं। शादी के नाम पर जैसी हालत उसकी हो जाती है, आज तक मैंने किसी लड़की की नहीं देखी। इस उम्र में तो लड़कियां शादी के नाम से खिल उठती हैं, और एक मेरी बेटी है जो शादी के नाम से बिल्कुल मुरझा गई है, बल्कि जरोकतार रो रही है। न वो बाहर जाती है, न मोबाइल इस्तेमाल करती है कि इंसान इस पर शक करे कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी इतनी ज़्यादा टेंशन। महाविश बेगम ज़रा हैरानी और ज़रा नरमी के साथ बोलीं, अरे ऐसी भी क्या जिद? शादी हर लड़की की ज़िंदगी का हिस्सा है। तुमने उसे समझाया नहीं?
जीनत बेगम की आंखों में नमी उतर आई। मैंने बहुत समझाया है, एक एक बात समझाई है, मगर वो बहुत डरी हुई थी। मिन्नतें करने लगी कि अम्मी ऐसा मत करो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने दिल में सुल्तान को ही अपना दामाद बनाया था, चाहती थी कि बेटी सामने रहे, पर अब उसका ये हाल देखकर दिल कांप गया है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की के लिए क्या फैसला लूं। रहमान इसीलिए अभी रिश्ते से मना कर रहे थे क्योंकि वो भी अपनी बेटी की हालत से वाकिफ हैं। लेकिन भाभी, मुझे ये भी मालूम है रिश्ते, और वो भी अच्छे रिश्ते, इतनी आसानी से नहीं मिलते। मैं और रहमान इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, मगर औलाद ने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। महाविश बेगम ने तसल्ली देते हुए उनका हाथ थपथपाया और बोली, सबसे पहले जीनत, तुम रिलैक्स हो जाओ। बच्चे ऐसे ही करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। नई जिंदगी के ख्याल से हर लड़की को वहम होते हैं। तुम इतनी फिक्र मत करो, हमारी गुड़िया कहीं और नहीं जा रही, बल्कि हमारे सामने होगी। जीनत बेगम आंखें पोंछते हुए बोलीं, लेकिन भाभी, वो रो रो कर कह रही थी कि वो नहीं करेगी शादी। बस यही सोचकर दिल दहल रहा है कि अगर वो वाकई जिद पर अड़ गई तो क्या होगा। महाविश बेगम मुस्कुराकर बोलीं, देखो जीनत, वो तुम्हारी बेटी है, पर मेरी भी भतीजी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि वो बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर ही इस घर में रहेगी। और फिर कहाँ जाना है उसे, तुम्हारे सामने ही तो होगी। कल को वक्त के साथ साथ वो खुद समझ जाएगी। अभी सिर्फ कम उम्री का डर है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जीनत बेगम ने गहरी सांस ली और नजरें नीची कर लीं। खुदा करे ऐसा ही हो भाभी, दिल बहुत डरा हुआ है। बस यही दुआ है कि ये फैसला गलत साबित न हो। महाविश बेगम मजबूत लहजे में बोलीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सुल्तान अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपनी बेटी की खातिर फिक्र छोड़ दो। जीनत बेगम ने हल्का सा सर हिलाया। चूल्हे पर हांडी से खुशबू उठ रही थी, मगर किचन की फजा में अब भी एक अनजानी उदासी और बेचैनी घुली हुई थी। महविश बेगम ने अपनी नरम बातचीत और अपनत्व से बोझ कुछ कम कर दिया था, मगर जीनत बेगम के दिल का कांटा अब भी अपनी जगह गड़ा हुआ था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। एजल के कमरे की बत्ती मद्धम जल रही थी। दीवार पर पड़ने वाली हल्की रोशनी उसकी परेशान सूरत को और उभार रही थी। वो बिस्तर के कोने पर बैठी थी, आंखों से बहते आंसू बार बार दुपट्टे के कोने से पोंछ रही थी, मगर रोने की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आयशा का नंबर मिलाया। फ़ोन बजता रहा और जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल उठी, एजल की हिचकी बंधी आवाज़ निकली, आयशा, मैं मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आयशा की तशवीश भरी आवाज़ फ़ौरन आई, अरे एजल, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? एजल रोते रोते बोली, नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। मेरा मेरा रिश्ता तय हो गया है। आयशा चौंक कर बोली, क्या? किसके साथ? एजल बेबसी से दुपट्टे का पल्लू मरोड़ते हुए बोली, मेरे उस खड़ूस कज़न सुल्तान के साथ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। आयशा, वो बोली फौरन, खड़ूस? नहीं एजल, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा सुना है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हारा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है? बात कुछ और है? एजल एक पल को खामोश हो गई। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। फिर वो आहिस्ता से बोली, आयशा, असल में मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें बताया था कि निकाह के बाद सुहागरात मनाई जाती है, जिसमें लड़की को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल कांप रहा है। मैं क्या करूं? आयशा फौरन नरम लहजे में बोली, पागल हो गई हो तुम? ये सब बस डराने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जिंदगी का एक फतरी हिस्सा है। इससे कोई नुकसान या तकलीफ नहीं होती। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा वक्त के साथ इंसान इसमें खुशी महसूस करता है। एजल रोते हुए बोली, नहीं आयशा, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने वीडियो में देखा था कि लड़की को बहुत अजियत होती है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे लगता है मैं कभी नहीं संभल पाऊंगी। आयशा आहिस्ता से बोली, एजल, ये सब बस बेबुनियाद बातें हैं। असल ज़िंदगी वीडियो या कहानियों की तरह नहीं होती। यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें डराए। सुल्तान बुरा इंसान नहीं है। वह तुम्हारे साथ कभी जुल्म नहीं करेगा। एजल अपनी सांस संभालते हुए बोली, प्लीज़ आयशा, तुम मेरी अम्मी से बात करो ना। उनको मनाओ कि वह ये रिश्ता न करें।
मैंने उनसे कहा था कि मुझे शादी से डर लगता है, लेकिन वह मान ही नहीं रहीं। तुम तो जानती हो, वह बहुत ज़िद्दी हैं। अगर तुम समझाओगी तो शायद वह मान जाएं। आयशा नरम लहजे में बोली, एजल, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और अम्मी से भी बात करने की कोशिश करूंगी, मगर तुम रोना बंद करो। इस तरह खुद को मत तोड़ो। एजल सर झुकाकर मुश्किल से बोली, मैं बहुत कमज़ोर हूँ आयशा। मुझे लगता है मैं इस सब के लिए बनी ही नहीं हूँ। आयशा धैर्य देते हुए बोली, तुम कमज़ोर नहीं हो, बस ज़्यादा सोचती हो। वक्त के साथ सब आसान लगने लगता है। तुम्हारे डर को सिर्फ तुम ही कम कर सकती हो। और जहाँ तक सुल्तान का ताल्लुक है, वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। उस पर भरोसा करना सीखो। एजल फिर जोर से रोते हुए बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती। मुझे शादी नहीं करनी। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, अभी तुम जज्बाती हो रही हो, लेकिन कल को हालात बदल जाएंगे। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मगर मैं जानती हूं कि यह फैसला गलत नहीं है। बस तुम दिल को थोड़ा मजबूत करो। कमरे की फिजा में एजल के रोने की आवाज़ गूंज रही थी और फ़ोन के दूसरी तरफ आयशा उसे तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर एजल के दिल में डर की जमी हुई दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगला दिन भी मामूल के मुताबिक तय हो रहा था। शाम का वक्त था। एजल के कमरे में हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और ढलती धूप की सुनहरी किरणें कमरे में उतरकर फर्श पर फैल रही थीं। कमरे के कोने में एजल जमीन पर बैठी थी, दोनों घुटने अपने सीने से लगाए हुए और चेहरा उनमें छुपाए। आंसू उसके दुपट्टे को भिगो रहे थे। उसके रोने की मध्यम सिसकियां कमरे की खामोशी को तोड़ रही थीं। उसी वक़्त दरवाज़ा हल्के से चरमराता हुआ खुला और सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। कुछ लम्हे उसे देखते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आकर ज़मीन पर बैठ गया। एजल, सुल्तान की आवाज़ बहुत नरम थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वह उसे देखते हुए बोला। एजल ने सर नहीं उठाया। उसमें किसी का सामना करने की भी हिम्मत नहीं थी। सुल्तान फिर धीरे से बोला, अम्मी बता रही थीं कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। सच बताओ, क्या बात है? एजल कांपती आवाज़ में बोली, कुछ नहीं। सुल्तान थोड़ा सा करीब होते हुए बोला, नहीं, मुझे बताओ। तुम जानती हो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर दिल नहीं मान रहा। क्या वजह है कि तुम शादी से घबरा रही हो? एजल ने आखिरकार चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू अब भी बह रहे थे। वह हिचकिचाते हुए बोली, मुझे शादी से डर लगता है, बहुत ज़्यादा। सुल्तान नरम लहजे में बोला, क्यों डर लगता है? एजल मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए बोली, मैंने सुहागरात के बारे में बहुत बुरी बातें सुनी हैं, कुछ वीडियो भी देखे। सब यही कहते हैं कि लड़की को बहुत अजियत होती है, दर्द होता है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे ये सब सह पाऊंगी। मुझे लगता है कि शादी का मतलब ही तकलीफ है। रने सित पने चन्नने तिये। उसने रोते रोते अपना दुपट्टा आंखों पर रख लिया। कमरे में कुछ लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। सुल्तान ने उसके आंसुओं को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया जैसे कोई फैसला कर चुका हो। एजल, वह आहिस्ता से बोला, अगर तुम्हें यही डर है तो फिर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मर्द ही नहीं हूँ। वह उसे रिझाना चाहता था, फिर निकाह के बाद छोटी छोटी गुस्ताखियों से उसका ध्यान अपनी तरफ मबजूल करना चाहता था, लेकिन जानता ही नहीं था कि उसकी मोहब्बत कितनी बेवकूफ़ है। एजल ने चौंक कर आंखों से दुपट्टा हटाया। वह हैरत से उसे देखती रही। क्या? आप क्या कह रहे हैं? सुल्तान सीधी नज़रें उस पर डालते हुए बोला, यही हकीकत है। मैं एक नमर्द हूँ। तो फिर तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे डरने की कोई वजह बाकी नहीं है। एजल की आंखों में हैरत के साथ साथ सुकून भी उतर आया था। वह आहिस्ता से बोली, आप सच कह रहे हैं? सुल्तान ने सर हिलाया और बोला, हाँ बिल्कुल सच, और तुमने ये बताकर मेरे लिए आसानी कर दी है। तुम्हारे दिल में जो डर था वह अब ख़त्म होना चाहिए। अब तुम मुतमिन हो सकती हो। एजल के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुरा दी, जैसे उसकी सारी परेशानियां एक पल में उतर गई हों। सच? तो फिर तो कोई डर ही नहीं रहा। उसकी आवाज़ में मासूमियत और चहक दोनों शामिल थीं। तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सुल्तान ने हल्का सा कहखा लगाया और आगे बढ़कर उसका गाल खींचते हुए बोला, बिल्कुल मेरी लाडो, यही बात है।
फिर वह उठकर सुकून से कमरे से बाहर निकल गया, इस बात से अनजान कि क्या तूफान आने वाला है। एजल खुशी से उछलती हुई उठ खड़ी हुई। उसके आंसू अब हंसी में बदल चुके थे। वह भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और दिल ही दिल में बोली, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वह तेजी से अपनी माँ को सब कुछ बताने के लिए नीचे की तरफ दौड़ गई थी। 2 दिन बाद दोपहर की तेज धूप खिड़की के पर्दों से छनकर दादी के कमरे में धीमी रोशनी की सूरत फैली हुई थी। कमरे के कोने में रखा पंखा हल्की हल्की आवाज के साथ चल रहा था। दादी अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठी थीं और उनके साथ एक मध्यम उम्र के साहब सफेद कपड़ों में, हाथ में छोटी सी थैली लिए बैठे थे। कमरे में हल्की सी बू जड़ी बूटियों की भी महसूस हो रही थी। उसी वक्त सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ। उसने अदब से सलाम किया और दादी के करीब जाकर बैठ गया। जी दादी, आपने बुलाया था, वह जरा मुस्कुराते हुए बोला। दादी ने खंखार कर गला साफ किया। नजरें मिलाने में जैसे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हाँ बेटा, बुलाया था। एक बात करनी थी, पर जरा अजीब सी है। सुल्तान चौंक कर बोला। जी, कैसी बात? दादी नजरें झुकाकर बोलीं। ये जो मर्दानगी का मामला है, तुमने हमें बताया ही नहीं। सुल्तान के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? दादी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? दादी ने आहिस्तगी से साथ बैठे साहब की तरफ इशारा किया। ये हकीम साहब हैं, पुराने जानने वाले। बड़े कमाल के नुस्खे हैं इनके पास। ये तुम्हें माजून और दवाइयाँ देंगे। उम्मीद है तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी। सुल्तान की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई थी। दादी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे तो कोई मसला नहीं है। दादी भौहें सिकोड़ते हुए बोलीं। लेकिन बेटा, तुमने खुद ही तो एजल को कहा है कि तुम मर्द नहीं हो। सुल्तान एकदम चौंक गया, फिर बेकाबू होकर कहा लगा बैठा। ओह, तो असल मसला ये है। दादी हैरत से बोली। हाँ, यही तो बात है, तभी हमने हकीम साहब को बुलाया। सुल्तान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए गहरी सांस ली और संजीदगी से बोला। दादी, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। अगर वाकई मेरे साथ ऐसा कोई मसला होता तो क्या मैं खुद आपको नहीं बताता? दादी फौरन बोली। तो फिर तुमने ऐसी बात की क्यों? सुल्तान साफ लहजे में बोला। एजल डरी हुई थी, बहुत डरी हुई। वह कह रही थी कि सुहागरात के बारे में उसने कुछ बुरा सुना है, वीडियो देखे हैं, और इसीलिए रोने लगी थी। मैंने उसे बहलाने के लिए कहा कि मैं मर्द ही नहीं हूं, ताकि उसके दिल से खौफ निकल जाए। आगे मैं संभालने का इरादा रखता था। दादी के चेहरे पर उलझन की लकीरें उभर आईं। यानी ये सब तुमने महज उसको बहलाने के लिए कहा था? सुल्तान मजबूत लहजे में बोला। जी दादी, और अगर आपको शक है तो अभी हकीम साहब के सामने कह देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने हल्की तंजिया मुस्कान के साथ हकीम साहब की तरफ देखा। आप ही बता दें, क्या मैं मर्द हूं या नहीं? कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। हकीम साहब भी झिझक गए। दादी ने फिर आहिस्ता से सर हिलाया और बोलीं, ठीक है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। ये लड़की भी ना बिल्कुल नादान है, सुनने को तैयार ही नहीं कुछ भी। सुल्तान ने दादी के कंधे पर हाथ रखा और बोला। जी दादी, वो अभी बच्ची है, डरती है, वक्त के साथ समझ जाएगी। दादी ने अपनी कुर्सी से टेक लेकर गहरी सांस भरी, फिर मुस्कुराकर बोली। चलो, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तो ठीक है बेटा, निकाह शाम ही को कर लेते हैं। वैसे भी ये बच्ची कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तब तक उसके कानों को आराम देने का यही एक इलाज है। सुल्तान मुस्कुराकर खड़ा हो गया। जैसा आप हुक्म करें दादी। दादी हकीम साहब की तरफ देखकर बोली। आप माफ़ कीजिए, हमें आपकी माजून की ज़रूरत नहीं रही। हकीम साहब हौका बने उठे और आहिस्ता से कमरे से निकल गए। कमरे में अब हल्की सी खुशगवार फिजा छा गई थी। सुल्तान ने दादी को सलाम किया और बाहर निकल गया। दादी के लबों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बड़ों के फैसले के एहतराम में निकाह सादगी से रात में ही तय हो गया था और वह अब अपने शौहर के कमरे में थी। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, दीवारों पर सुनहरी कमकमे जल रहे थे और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें से वह गुलाब जामुन बड़े शौक से खा रही थी। इतने में दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे के लिए रुककर अपनी दुल्हन को देखा, फिर कमरे की रोशनी बंद करते हुए आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। एजल ने घबराकर प्लेट एक तरफ रख दी और फौरन बोली, ये आपने क्यों बंद कर दी लाइट?
सुल्तान उसके करीब बैठ गया और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, इसलिए कि आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे तुमने छुपा कर रखना था, मगर सबको बता दिया। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। कौन सा सच? वह बोला, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं नामर्द हूं, मगर तुमने ये बात अपने तक रखने के बजाय सबको बता दी। एजल का रंग फक हो गया। मैंने तो बस अपनी माँ को बताया था, मैं डरी हुई थी इसलिए। उसने बात पूरी करने की कोशिश की मगर सुल्तान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज की रात तुम्हें बताऊंगा कि मर्द होते क्या हैं, और अगर आज ही की रात तुम माँ न बनो तो मेरा नाम सुल्तान खानजादा नहीं। एजल के वजूद में एक लर्जा सा दौड़ गया। उसने हाथ उठाकर पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन सुल्तान ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत और लम्स में कैसा सुकून होता है। एजल की आंखों में नमी तैर गई। बराह करम, मुझे न सताइए। मगर सुल्तान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। उसकी सांसों की गर्मी एजल के रुखसार को छूने लगी। वह कांपते हुए बोली, सुल्तान, रुक जाइए। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, एजल की मज़ाहमत कमज़ोर पड़ती गई। सुल्तान ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखे, फिर आहिस्ता से उसके गाल को छुआ। एजल ने आंखें बंद कर लीं और दिल की धड़कन तेज हो गई। एजल के होंठ कांप उठे मगर उसके दिल में एक अजीब सी नरमी फैलने लगी। वह अभी भी आंसू बहा रही थी मगर साथ साथ। सुल्तान ने धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। एजल ने घबराकर उसके कंधे पर हाथ रख दिए। एजल ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। सुल्तान ने उसे अपने बाहों में भर लिया। कमरे की खामोशी में दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराने लगीं। एजल की मज़ाहमत अब ख़त्म हो चुकी थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी बाकी थी। लम्हा लम्हा गुजरता गया और उस दिल में वह डर जो बरसों से बैठा था धीरे धीरे टूटने लगा। सुल्तान के लम्स की हरारत ने उसे सुकून दिया, जैसे कोई पनाह मिल गई हो। सुबह की रोशनी नरम सुनहरी शुआओं की तरह खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। एजल अपने बिस्तर पर जाग चुकी थी। रात की थकन और नरमी ने उसके वजूद को एक नए रंग में रंग दिया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी और आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वह हर लम्हा जैसे यादों में खोई जा रही थी और दिल में एक अनजान सी राहत उतर चुकी थी। कुछ देर बाद वह उठी, वुजू किया और कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ चली गई। किचन में चूल्हा जल रहा था, केतली में पानी खौल रहा था और मेज़ पर बर्तन तरतीब से रखे हुए थे। एजल ने दुपट्टा सर पर सलीके से लिया और चाय की तैयारी में मशगूल हो गई। उसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे लेकिन चेहरे पर वही धीमी सी मुस्कान बार बार आ जाती, जैसे हर लम्हा रात की याद उसे घेर लेती हो। कुछ पल बाद जन्नत बेगम दाखिल हुईं। एजल को यूं खुशो खुर्रम और दमकती आंखों के साथ देखकर उनके दिल में भी एक सुकून सा उतर गया। आखिर वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए पीछे से किचन में दाखिल हुईं। ये किस बात की मुस्कान है बीबी? एजल चौंक गई। चम्मच हाथ से छूटते छूटते बचा। वह फौरन पलटी और घबराकर बोली, अम्मी, आप कब आईं? अभी आई हूं, लेकिन तुम किस ख्याल में गुम हो और ये होंठों पर मुस्कान रक्स क्यों कर रही है? बताओ तो सही, ऐसा कौन सा ख्वाब है जो हकीकत बन गया है? एजल के गाल लाल हो गए, आंखों में शर्म उतर आई। वह नजरें झुकाकर चाय के कप में दूध डालने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद धीमी आवाज में बोली, अम्मी, वो कल रात। जैनत बेगम छेड़ने वाले अंदाज में बोली, हाँ हाँ, कल रात तो थी ही खास। अब कह भी दो वरना ये शर्म सारे घर को जगा देगी। एजल ने अपने होंठ काटे, फिर धीरे से बोली, अम्मी, मुझे तो डर लगता था शादी से। आप जानती हैं ना, मैं हमेशा सहमी सहमी रहती थी, मगर कल रात जैसे सब डर टूट गए। जैनत बेगम ने बेटी के हाथ से चम्मच पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांका। तो अब कैसी हो? एजल की आंखों में नमी तैर गई लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान बरकरार रही। वह धीमी आवाज में बोली, अम्मी, मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी महफूज जगह पर हूं, जैसे किसी ने मेरा डर छीनकर सुकून दे दिया हो। मैंने सोचा भी न था कि ऐसा होगा। जन्नत बेगम के होंठों पर शुक्रगुजारी की दुआ आ गई। वह बेटी का माथा चूमते हुए बोली, खुदा का शुक्र है। एजल झिझकते हुए बोली, अम्मी,
वो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं, और फिर जब उन्होंने मुझे अपने करीब किया तो यूं लगा जैसे सब कुछ आसान हो गया हो। जैनत बेगम हंसते हुए बोली, तो अब तो खुश है ना अपनी किस्मत से? एजल ने फौरन सर हिला दिया। आंखों में चमक अब और नुमायां हो गई थी। जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हट गया है। चाय तैयार हो चुकी थी। वह सर झुकाए वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। 1.5 महीने बाद कमरे की खिड़की से शाम की नारंगी रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू घुली हुई थी जो एजल के बालों से फूट रही थी। वह बिस्तर पर नीम दराज थी, एक हाथ पेट पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी किताब के सफ़े पलट रही थी। दरवाज़ा हल्की सी चरमराहट के साथ खुला और सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में फलों की ट्रे थी और चेहरे पर वही मुख्तसिर शरारत भरी मुस्कान। बेगम साहिबा, अब तो बता दो, मैं नामर्द हूं या नहीं? एजल ने चौंक कर उसे देखा, फिर शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। किताब बंद करके फौरन उसके सीने से जा लगी और आहिस्ता से बोली, आप तो बहुत बुरे हैं, हमेशा मुझे छेड़ते रहते हैं। सुल्तान ने हंसकर उसके सर पर बोसा दिया और प्यार से उसे थाम लिया। ये तो बस तुम्हें हंसाने का बहाना है, लेकिन सच ये है कि मैं अब दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। ये हमारा पहला बच्चा, हमारा मान, हमारा वारिस है। एजल ने धीरे धीरे सर उठाया, आंखों में नमी झलकने लगी। मगर सुल्तान, मैं डर रही हूँ। डिलीवरी के वक्त कैसे होगा? मैंने लोगों से बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, दर्द की, तकलीफ की। सुल्तान ने फौरन उसके होंठों पर उंगली रख दी, जैसे हर डर को वहीं रोक देना चाहता हो। चुप, बस अब ऐसी बात जुबान पर मत लाना। तुम्हें याद है, सुहाग रात से पहले भी तुम कितनी डरी हुई थी, लगता था जैसे कोई कयामत आने वाली हो। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ आराम से हुआ, और आज तुम खुशी खुशी मेरे सामने हो। तो फिर ये डिलीवरी भी खुदा के करम से वैसे ही आसान होगी। एजल ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर आंखों में अब भी थोड़ा सा खौफ था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सुल्तान ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोसा दिया। क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा वही आजमाइश देता है जिसकी हिम्मत वो अपने बंदों में डाल देता है। और फिर तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर लम्हा, हर पल, तुम्हारी एक आह भी मुझे बर्दाश्त नहीं। एजल ने उसके कंधे पर सर रख दिया। दिल को सुकून मिलने लगा। अगर आप साथ होंगे तो शायद मुझे कुछ भी नहीं होगा। सुल्तान उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, ये वादा है मेरा, और अभी से एक और वादा ले रहा हूं। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। खाने पीने में नखरा नहीं करना, दवा वक्त पर लेना, आराम ज्यादा करना। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है, हमारे खानदान का पहला चिराग। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा सलामत रहो। एजल ने हंसते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठियों में थाम लिया। ठीक है मेरा बादशाह, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सुल्तान ने उसके माथे पर बोसा दिया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की सरगोशियां थीं और एक आने वाले कल की उम्मीद जो उनके दिलों को पहले ही खुशी से भर चुकी थी। 9 महीने बाद अस्पताल की सफ़ेद रोशनियों में डूबा कॉरिडोर सुनसान सा लग रहा था, लेकिन दिलों की धड़कनें और आंखों की बेचैनी वहां मौजूद हर शख्स के चेहरों पर अयां थी। सुल्तान टहल टहल कर अपने कदमों की छाप को सुनने की कोशिश कर रहा था, जैसे हर लम्हा का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। पूरा खानदान वहां मौजूद था। अचानक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पार से एक मासूम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सबके चेहरों पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। दिल ने धड़कना भुला दिया। वह कान लगाकर उस नन्ही जान की आवाज़ सुनता रहा जो ज़िंदगी का पहला ऐलान कर रही थी। कुछ लम्हे बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आईं और नरम आवाज़ में बोलीं, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। ये कहते ही उन्होंने नाजुक कपड़ों में लिपटा नन्हा सा बच्चा सुल्तान के बाहों में रख दिया। लम्हा भर को वह हल्का सा कांप गया, जैसे दुनिया की सबसे कीमती अमानत उसे थमा दी गई हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बच्चे के नरम गाल को छूते ही उसके दिल के सामने वो सारे मंजर घूमने लगे। एजल की वो रातें, जब वो डरती हुई उससे लिपट कर कहती थी, मुझे डिलीवरी से डर लगता है।
वो दिन जब वह उसे दवा पिलाता, उसके कदमों के नीचे तकिया रखता या रात को खुद जागता ताकि वो आराम से सो सके। वह धीरे से अपने बेटे की पेशानी को बोसा देता हुआ बड़बड़ाया, ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये तुम्हारी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का इनाम है। उसकी आंखें भीग गईं। वह फौरन डॉक्टर से बोला, एजल, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, वो ठीक है, बस आपका इंतजार कर रही है। आइए, अंदर चलें। सुल्तान के कदम जैसे बोझिल थे मगर दिल बेताब। वह अंदर दाखिल हुआ तो एजल सफ़ेद चादर में लिपटी नीम बेहोश सी लेटी थी। चेहरे पर थकन की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ माँ बनने के बाद जगमगाती है। सुल्तान उसके करीब आया, नरमी से उसका हाथ थामा और उसकी पेशानी को बोसा दिया। आंसू जब्त से निकलकर उसके रुखसार पर बहने लगे। एजल, तुमने ये सब अकेले कैसे सह लिया? तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया। मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं? एजल ने धीरे से आंखें खोलीं, कमजोर सी आवाज में बोली, मुझे लगा था मैं वापस नहीं आऊंगी। हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे थामे रखा। यही एहसास कि आप बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, यही मुझे वापस ले आया। सुल्तान ने उसे अपने बाहों में भर लिया, जैसे कह रहा हो कि अब कोई दर्द, कोई डर उसे छू भी नहीं सकता। नहीं एजल, तुम मेरी जान हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है। एजल ने थकन भरी मुस्कान के साथ आंखें मूंद लीं और आहिस्ता से बोली, ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। सुल्तान ने उसके बालों पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, और मेरे लिए तुम्हारा होना सबसे बड़ी दौलत है। आज से हमारी कहानी का नया बाब शुरू हुआ है, मोहब्बत का, जिंदगी का और उस नन्ही जान का जो हमारे दरमियान है। बाहर कॉरिडोर में सब खुशी के आंसुओं में डूबे दुआ कर रहे थे और अंदर कमरे में मोहब्बत की वो फजा थी जिसने सब दुखों को मिटाकर एक नए आगाज को जन्म दिया था।